DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, डीए न्यूज प्लस के शौर्य गाथा में आपके साथ मैं शकील सच। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले भारत के एक महान राजा और रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से युद्ध किया और छत्रपति बन गए। ऐसा कहा जाता है कि अगर शिवाजी राजे की मुलाकात किसी तत्वदर्शी संत से होती तो वे मोक्ष का मार्ग चुनते। उन्होंने अपनी अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की मदद से एक कुशल और प्रगतिशील प्रशासन का नेतृत्व किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मार्शल आर्ट में कई नवाचार किए और गोरिल्ला युद्ध की एक नई शैली विकसित की। इसलिए मराठों को गोरिल्ला युद्ध का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और अदालती शिष्टाचार को पुनर्जीवित किया, साथ ही मराठी और संस्कृत को राजकीय भाषा बनाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें नायक के रूप में याद किया जाने लगा। तो आइए आज हम आपको हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में अदम्य साहस और अनुशासन प्रिय एक राजा छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के जीवन से जुड़ी खास बातें बताते हैं। देखिए शौर्य गाथा। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिमनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी राजे भोसले एक शक्तिशाली सामंती राजा और कुर्मी मराठ वंश में थे। उनकी माता जीजाबाई जाधव परिवार में जन्मी असाधारण प्रतिभावान महिला थी। शिवाजी महाराज की चरित्र पर उनके माता पिता का बहुत गहरा प्रभाव था। उनका बचपन अपनी मां के मार्गदर्शन में बीता। शिवाजी की माता जीजाबाई अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी और उनके जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने राजनीति और युद्ध की शिक्षा दी थी। वह उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली भांति समझने लगे थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की ज्वाला जल उठी थी। इसके बाद उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों के साथ एक बड़ा संगठन बनाया। शिवाजी का विवाह 14 मई 1640 को पुणे के लाल महल में साईबाई निम्बालकर यानी सई भोसले से हुआ था। सई भोसले शिवाजी की पहली और प्रमुख पत्नी थी। वह अपने पति के उत्तराधिकारी संभाजी की मां थी। उस समय अनेक विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी, इसलिए शिवाजी ने 8 शादियां की। वैवाहिक राजनीति के माध्यम से वह सभी मराठा सरदारों को एक छतरी के नीचे लाने में सफल रहे। उस समय बीजापुर एक आपसी संघर्ष और विदेशी आक्रमण के दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने की बजाय उन्होंने बीजापुर के खिलाफ मावलों को संगठित करना शुरू किया था। मावल क्षेत्र पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ है और लगभग 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। उनके संघर्षपूर्ण जीवन के कारण ही वे कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस राज्य में मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज ने इन सभी जातियों के लोगों को लेकर उन्हें मावल नाम देकर संगठित किया और उनसे संपर्क कर अनेक राज्य से परिचित किए। उन्होंने मावल युवकों को एक किले का निर्माण कार्य भी कराया। मावलों का समर्थन बाद में शिवाजी महाराज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेर शाह सूरी के लिए अफगानों का समर्थन। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष और मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने कई किलों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों व सामंतों को सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ गया तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने मौके का फायदा उठाकर बीजापुर में प्रवेश करने का फैसला किया। इसके बाद के दिनों में शिवाजी महाराज ने बीजापुर के किलों पर कब्जा करने की नीति अपनाई और सबसे पहले रोहिदेश्वर किले को अपने अधीन किया। रोहिदेश्वर किला वह पहला किला था जिस पर शिवाजी महाराज ने सबसे पहले कब्जा जमाया था। उसके बाद तोरण का किला जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था, उनके कब्जे में आ गया। शिवाजी महाराज ने अपना दूत सुल्तान आदिल शाह के पास भेजा और उसे सूचित किया कि वह पहले किलेदार से बेहतर रकम देने को तैयार हैं और वह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। उन्होंने पहले ही आदिल शाह के दरबारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के अनुसार आदिल शाह ने
शिवाजी महाराज को उस किले का शासक बना दिया। उस किले में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने किले की रक्षात्मक कमियों को दुरुस्त किया। राजगढ़ किला इससे लगभग 10 किलोमीटर दूर था और शिवाजी महाराज ने इस किले पर भी कब्जा जमा लिया। जब आदिल शाह ने शिवाजी महाराज की साम्राज्य विस्तार की नीति के बारे में पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उन्होंने शाहजी राजे से अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना उनके क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथ में लिया और नियमित लगान को सबसे पहले बंद करवाया। राजगढ़ के बाद उन्होंने पहले चाकन और उसके बाद कोंडाना के किले पर भी कब्जा किया। परेशान होकर मिर्जा ने सबसे योग्य राजा जय सिंह को भेजा और शिवाजी के 23 किलों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पुरंदर के किले को नष्ट कर दिया। शिवाजी को इस संधि की शर्तों को स्वीकार करना पड़ा और अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जय सिंह को सौंपना पड़ा। बाद में शिवाजी महाराज के मावला तानाजी मालेश्वरी ने कोंकणा किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन उस युद्ध में उनकी शहादत हो गई और उनकी याद में कोंकण पर कब्जा करने के बाद इसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। शाहजी राजे को पुणे और सूपा की जागीरदारी दी गई और सूपा का किला उनके रिश्तेदार बाजी मोहित के हाथों में आ गया। शिवाजी महाराज ने रात के समय सूपा के किले पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया और बाजी मोहित को कर्नाटक के शाहजी राजे के पास भेज दिया। उनकी सेना का कुछ भाग शिवाजी महाराज की सेवा में भी लग गया। उस समय पुरंदर के सेनापति की मृत्यु हो गई और किले के उत्तराधिकार के लिए उनके 3 पुत्रों में लड़ाई छिड़ गई थी। 2 भाइयों के निमंत्रण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे और कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाइयों को कैद कर लिया। इस प्रकार पुरंदर के किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। 1647 ईस्वी तक वह चाकन से लेकर नीरा तक के क्षेत्र का शासक बन गए थे। अपनी बढ़ी हुई सैन्य शक्ति के साथ शिवाजी महाराज ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बनाई। शिवाजी महाराज ने घुड़सवार सेना बनाकर आबादी सोंदर के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध सेना भेजी। आबादी ने कोंकण सहित 9 अन्य किलों पर कब्जा जमा लिया। इसके अलावा ताला, मोसला और रायटी के किले को भी शिवाजी महाराज ने अपने अधीन कर लिया। लूटी गई सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रखी गई। कल्याण के गवर्नर को मुक्त कर शिवाजी महाराज कोलाबा की ओर चले गए और यहाँ के प्रमुख विदेशियों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया। बीजापुर का सुल्तान पहले से ही शिवाजी महाराज के कार्यों से क्रोधित था, इसलिए उन्होंने शिवाजी महाराज के पिता को कैद करने का आदेश दे दिया। शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा उन्हें पकड़कर बीजापुर ले जाया गया। उन पर कुतुब शाह की सेवाएं प्राप्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया, जो गोलकोंडा का शासक था और इसलिए आदिल शाह का दुश्मन था। बीजापुर के 2 सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे और यही कारण था कि शिवाजी महाराज ने अगले 4 वर्षों तक बीजापुर पर आक्रमण नहीं किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना संगठित की। शाहजी की मुक्ति की शर्तों के अनुसार शिवाजी ने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन उन्होंने दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु जावली का राज्य इस क्रम में बड़ा बाधक बन रहा था। यह राज्य सतारा के सुदूर उत्तर पश्चिम के बामा और कृष्णा नदियों के बीच स्थित था। यहाँ पर राजा चंद्रराव मौर्य थे, जिन्हें यह जागीर शिवाजी से मिली थी। शिवाजी ने मौर्य शासक चंद्रराव को स्वराज्य में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन चंद्रराव बीजापुर के सुल्तान के साथ मिल गए। सन 1656 में शिवाजी ने अपनी सेना के साथ जावली पर आक्रमण किया। चंद्रराव मौर्य और उनके दोनों बेटों ने शिवाजी से लड़ाई की, लेकिन अंत में वे पकड़े गए, लेकिन चंद्रराव बच निकले। स्थानीय लोगों ने शिवाजी की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन वह विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। इससे शिवाजी को उस किले में संग्रहित 8 राजवंशों की संपत्ति मिल गई। इसके अलावा कई मावल सैनिक मुरारबाजी देशपांडे भी शिवाजी की सेना में शामिल हो गए। बीजापुर और मुगल दोनों ही शिवाजी के शत्रु थे। उस समय शाहजहां और औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने के स्थान पर उस पर आक्रमण कर दिया। उनकी सेना ने जुन्नर शहर पर हमला कर ढेर सारी संपत्ति के साथ साथ 200 घोड़े भी लूटे। अहमदनगर से 700 घोड़े और 4 हाथी लेने के अलावा उन्होंने गुंडा और रेजिन के किले को भी लूट लिया।
परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से नाराज हो गया और मित्रता वार्ता समाप्त हो गई। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर से संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गया। बीमार पड़ते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और शाहजहां को वहां कैद करके मुगल साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया। दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुप्रवेश थी और बीजापुर की अनिश्चित राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाकर शिवाजी ने संभाजी को जंजीरा पर आक्रमण करने के लिए कहा, लेकिन जंजीरा के सिद्धियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों तक चलती रही। शिवाजी ने स्वयं जंजीरा पर हमला किया और दक्षिण कोंकण पर कब्जा कर दमन के पुर्तगालियों से वार्षिक कर वसूल लिया। कल्याण और भिवंडी पर कब्जा करने के बाद वहां नौसैनिक अड्डा बनाया गया। इस समय तक शिवाजी 40 किलो के स्वामी बन चुके थे। उत्तर भारत में बादशाह बनने की दौर समाप्त होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की ओर गया। वह शिवाजी के बढ़ते प्रभुत्व से परिचित था और उसने शिवाजी पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खान ने अपने 1,50,000 सेना के साथ सुपन और चाकन के किलों पर कब्जा कर पूना पहुंचा। उसने 3 वर्ष तक माबिल को खूब लूटा, लेकिन एक रात शिवाजी ने अपने 350 सैनिकों के साथ उस पर हमला कर दिया। इस बीच शाइस्ता तो खिड़की से भागने में कामयाब रहा, लेकिन इस दौरान उसे अपनी 4 उंगलियां गंवानी पड़ी। शाइस्ता खान के बेटे अबुल फतेह सहित उसके 40 रक्षकों और अनगिनत सैनिकों की हत्या कर दी गई। यहाँ मराठों ने अंधेरे में स्त्री और पुरुष के बीच अंतर न कर पाने के कारण जनान खाने के भीतर भी कई महिलाओं की हत्या कर दी। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता को दक्कन की बजाय बंगाल का सूबेदार बना दिया और शाइस्ता की जगह लेने के लिए प्रिंस मुइज़्ज़िन को भेज दिया। इस विजय के बाद शिवाजी का सम्मान बढ़ गया। 6 साल बाद शाइस्ता खान ने अपने 1.5 लाख की सेना के साथ राजा शिवाजी के पूरे मुल्क को जलाकर नष्ट कर दिया। अतः मुआवजा वसूल के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों को लूटना शुरू कर दिया। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और भारतीय मुसलमानों के लिए हज पर जाने का प्रवेश द्वार माना जाता था। यह एक समृद्ध शहर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 1664 में 4000 की सेना के साथ 6 दिनों तक सूरत के अमीर व्यापारियों को लूटा, लेकिन उन्होंने आम आदमियों को नहीं लूटा और फिर लौट गए। इस घटना का उल्लेख डच और अंग्रेजों ने अपने लेखों में भी किया। उस समय तक यूरोपीय व्यापारी भारत और अन्य एशियाई देशों में बच गए थे। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण तक किसी भी यूरोपियन शक्ति ने भारतीय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण न करने के बारे में सोचा नहीं था। सूरत में शिवाजी की लूट से निराश होकर औरंगजेब ने इनायत खान को स्थान पर गयासुद्दीन खान को सूरत का फौजदार नियुक्त किया और शाहजादा मुइज़्ज़िन को उप सेनापति राजा जसवंत सिंह के स्थान पर दिलेर खान और राजा जयसिंह को नियुक्त किया गया। राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान यूरोपीय शक्तियों के साथ छोटे मोटे सामंतों की सहायता से शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शिवाजी को हानि होने लगी और हार की संभावना देख शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी मुगलों को 23 किले दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 किले रह जाएंगे। इन 23 किलों से वार्षिक आय 4 लाख हूड़ थी। शिवाजी को बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र में देंगे, लेकिन बदले में उन्हें 13 किस्तों में 40 लाख हूड़ों का भुगतान करना होगा। इसके अलावा वे हर साल 5 लाख हूड़ों का राजस्व भी देंगे। शिवाजी स्वयं तो औरंगजेब के दरबार में रहने से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में सेवा करनी होगी। साथ ही शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों का समर्थन करेंगे। 1674 तक शिवाजी ने उन सभी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था जो उन्हें पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी अपना राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम सैनिकों ने ब्राह्मणों को धमकी दी कि जो भी शिवाजी के राज्याभिषेक करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। जब यह खबर शिवाजी तक पहुंची तो मुगल दरबार ऐसी धमकियां दे रहा है तो शिवाजी ने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा कि अब वे उस राज्य के ब्राह्मणों से ही अभिषेक कराएंगे जो मुगल नियंत्रण में है। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी ने 3 दूत काशी भेजे, क्योंकि काशी मुगल साम्राज्य के अधीन थी। जब दूतों ने संदेश दिया कि काशी के ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब मुगल सैनिकों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उन ब्राह्मणों को पकड़ लिया, लेकिन चतुराई से उन ब्राह्मणों ने
मुगल सैनिकों उसके सामने उन दूतों से कहा कि वे नहीं जानते कि शिवाजी कौन है। दूतों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। तब उन ब्राह्मणों ने मुगल सैनिकों के नेता के सामने कहा, हमें कहीं और जाना होगा। आपने यह नहीं बताया कि शिवाजी किस वंश के हैं, तो ऐसे में हम उनका राज्याभिषेक कैसे कर सकते हैं। हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और जब तक राजा का पूरा परिचय नहीं मिल जाता, काशी का कोई भी अन्य ब्राह्मण राज्याभिषेक नहीं करेगा, इसलिए आप वापस जा सकते हैं। मुगल सरदार ने खुश होकर ब्राह्मणों को छोड़ दिया और दूतों को पकड़कर दिल्ली में औरंगजेब के पास भेजने की सोची, लेकिन वे भी चुपचाप भाग गए। लौटकर उन्होंने यह बात बालाजी आवा और शिवाजी को बताई, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 2 दिन बाद वही ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ रायगढ़ पहुंचे और शिवाजी के राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद मुगलों ने फूट डालने की कोशिश की और शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद उन्होंने पुणे के ब्राह्मणों को धमकाया और कहा कि वे शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दें, ताकि प्रजा भी इस पर विश्वास करे। लेकिन यह उनके काम में नहीं आया। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। समारोह में विभिन्न राज्यों के राजदूतों और प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। इसीलिए शिवाजी ने 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार छत्रपति की उपाधि धारण की। 2 बार हुए इस समारोह पर करीब 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस समारोह में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी। विजयनगर के पतन के बाद यह दक्षिण का पहला हिंदू साम्राज्य था। यह स्वतंत्र शासक की तरह उसने अपने नाम पर सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने 2 सेनापतियों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, लेकिन वे असफल रहे। 1677 से 78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बम्बई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगाम और धारवाड़ क्षेत्र मैसूर, बेल्लारी, त्रिचूर और जिंजी पर कब्जा करने के बाद शिवाजी की मृत्यु हो गई। 3 अप्रैल 1680 को जहर खाने के बाद शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। उस समय शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र संभाजी थे और उनकी दूसरी पत्नी से उन्हें राजा राम नाम का दूसरा पुत्र हुआ था। उस समय राजा राम केवल 10 वर्ष के थे, अतः मराठों ने संभाजी को राजा मान लिया। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।